माया बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। अवंतिका शाम से ही अपने पिता के साथ किसी बात पर चर्चा कर रही थी। उसने माया से भी अपने साथ आने को कहा था, लेकिन माया ने थकान का बहाना बना दिया था। पता नहीं क्यों वो राजा पृथ्वीराज के सामने नहीं आना चाहती थी। काफी देर तक ऐसे ही घूमते रहने के बाद न जाने क्या सोचकर माया कमरे से बाहर निकल गई। वो गलियारे से होते हुए राजा पृथ्वीराज के स्टडी रूम की ओर जाने लगी। इतनी बड़ी हवेली में आए उसे 2 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन वो इस प्रकार यहाँ घूमती थी जैसे उसे इस हवेली के चप्पे चप्पे का ज्ञान हो। राजा पृथ्वीराज का स्टडी रूम हवेली के मेन हॉल से जुड़ा हुआ था। मेन हॉल बहुत बड़ा था, जिससे 2 सीढ़ियां ऊपर के हिस्से की ओर गई थी। मेन हॉल में ही बीच में एक बड़ी राजसी सिंहासन नुमा मसहरी पड़ी थी, जिसके अगल बगल सोफे रखे हुए थे। मेन हॉल के पीछे ही डाइनिंग हॉल था, वह दोनों तरफ गेस्ट रूम थे। राजा पृथ्वीराज और अवंतिका बाहर पोर्टिको में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। उनके सामने आग जल रही थी। माया की उपस्थिति का एहसास पाके राजा पृथ्वीराज बोले, अरे बेटी, आओ बैठो बैठो। लेकिन तुम तो थोड़ा अनवेल महसूस कर रही थी, अवंतिका ने पूछा। नहीं, अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ और कमरे में लेटी लेटी बोर हो गई थी तो सोचा थोड़ा बाहर घुमाऊं। बहुत अच्छा किया। आओ बैठो बेटा। आग के पास बैठकर चाय के साथ भुने मेवे खाने का अपना ही मजा है। राजा पृथ्वीराज ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उससे कहा। कुछ झिझकते हुए माया बैठ गई। अवंतिका ने उसके लिए चाय बनाई और उसे प्याली थमा दी। माया ने जल्दी ही चाय पी के खत्म की और बोली, मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊं। चली जाऊं? लेकिन कहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, अवंतिका ने हैरत से पूछा। जिनका कोई नहीं होता वो भी तो जीवित रहते ही हैं, माया ने मेलोड्रामेटिक अंदाज में कहा। मैं शीतला माता के मंदिर में ही रहती हूँ। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, रोज मेरे खाने पीने का इंतजाम कर देते थे। तुमने मेरी बेटी की रक्षा की है। तुम्हें इस तरह से मंदिरों में रहने की आवश्यकता नहीं है बेटी। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो मेरी बेटी के साथ। लोकतंत्र भले ही आ गया हो, लेकिन मैं हूं तो यहाँ का राजा ही। आज भी अपने लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वीराज ने पूरी गंभीरता के साथ माया को समझाने की कोशिश की। अब पापा ने कह दिया तो कह दिया, तुम यहीं रहोगी और अब कोई फिल्मी खुददारी वुद्दारी वाले डायलॉग नहीं। हाँ, अवंतिका ने खुश होते हुए कहा। और तुम रहोगी तो अवनी को भी कंपनी मिल जाएगी और मैं भी निश्चिंत रहूंगा, राजा पृथ्वीराज बोले। माया राजा पृथ्वीराज और अवंतिका के रिक्वेस्ट को टाल ना सकी और हामी में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक महीन मुस्कान आ गई थी। उधर रोहित और बबलू उस महिला के पीछे पीछे एक झोपड़ी नुमा घर में आ गए थे। घर अंदर से साधारण रूप में ही सजा था। ये एक छोटा सा हॉल था जिसकी एक तरफ अलाव जल रहा था। भीतर 2 दरवाजे और थे जो बेडरूम और भीतरी हिस्से की ओर निकलते थे। हॉल से ही जुड़ा एक छोटा किचन था। उस औरत ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया और वो दोनों जमीन पर पड़े मोटे कालीन पर बैठ गए। हालांकि बर्फबारी हुई थी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा नहीं था और अंदर आग भी जल रही थी, तो पूरा हॉल ही गर्म था। बबलू और रोहित के कपड़े जगह जगह से फट गए थे और उन्हें हल्की चोटें भी आई थी। इस बीच वो औरत अंदर से एक भगोना ले आई जिसमें गर्म पानी था। पानी को एक तरफ मेज पर रखकर वो लकड़ी की अलमारी के पास पहुंची और उसमें से एक बोतल से 2 ग्लासों में कोई तरल डालने लगी। लो, इसे पी लो, इससे तुम्हें काफी आराम महसूस होगा, उस औरत ने झुककर उन दोनों को ग्लास देते हुए कहा। इस तरह झुकने से लबादे के अंदर लोकट ब्लाउज में उसका यौवन उन दोनों की आंखों के सामने प्रदर्शित हो गया। बिना कुछ सोचे समझे बबलू और रोहित ने उसके हाथ से ग्लास लिया और एक ही घूंट में पूरा पी गए। थोड़ी देर बाद उस औरत ने उनसे अपने कपड़े उतारने को कहा, जिसे वो बिना किसी प्रतिरोध के मान गए। अब दोनों सिर्फ अंडरवेयर में थे। औरत ने भी अपना लबादा उतार के एक तरफ टांग दिया। लबादे के अंदर उस औरत ने लाल रंग का ब्लाउज नुमा टी शर्ट और प्लाजो पहना हुआ था। उसकी टी शर्ट काफी छोटी थी
और उसके विशाल सीने को संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही थी। टी शर्ट के ऊपर उसका बदन इस बात की चुगली खा रहा था कि उसने टी शर्ट के नीचे कोई इनरवेयर नहीं पहन रखी है। महिला ने एक मादक अंगड़ाई ली और उसके हाथ उठाने से उसका टी शर्ट भी ऊपर उठ गया। वो औरत 2 कपड़ों को गर्म पानी में भिगो के उन दोनों के घाव को साफ करने लगी। ऐसा करते हुए वो जानबूझकर कपड़ों को इस प्रकार निचोड़ रही थी कि काफी सारा पानी उनके ऊपर गिर जाए। बबलू और रोहित दोनों ही अपने आप को किसी जन्नत में महसूस कर रहे थे। पानी से उनके शरीर को पोंछते पोंछते उस औरत ने अपने को भी इस प्रकार भिगा लिया था कि उसके कपड़े उसके शरीर पर चिपक गए थे। ऐसी अवस्था में कपड़ों का शरीर को ढकने का जो रोल होता है उसमें वो पूरी तरह से फेल हो चुके थे। बबलू और रोहित के लिए इससे ज्यादा संयम रखना संभव न था। बबलू ने तेजी से उस औरत के बदन को थाम लिया। तभी उस औरत के मुंह से एक कामुक आह निकल गई। कामुक आह ने रोहित की हिम्मत को और बढ़ा दिया और वहां प्यार का एक खेल शुरू हो गया। उसका शरीर मोटे कालीन पर एक भरे फूल की तरह खिला हुआ था, जिस पर रोहित और बबलू नाम के 2 भंवरे ऊपर और नीचे मंडरा रहे थे। जमीन पर लेटी वो औरत कामुक अंदाज में मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। उन भंवरों का फूल के रस को पीने का सिलसिला शुरू हो गया था। औरत ने एक करवट ली और वो बबलू के ऊपर आ गई। अब वो बबलू के होठों को बेतहाशा चूमे जा रही थी। औरत अब अपने घुटनों और पंजों पर थी और बबलू और रोहित उसकी सांसों से अपनी सांसें मिला रहे थे। झोपड़ी इस प्रकार हिल रही थी मानो छोटा भूकंप आ रहा हो। काफी देर तक अपनी अपनी स्थिति को बदलते हुए बबलू और रोहित इस खेल को खेलते रहे। इस लंबे खेल में जहां बबलू और रोहित के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, वहीं उस औरत का चेहरा और आंखें ऐसे चमक रही थी मानो उसे चार्ज किया जा रहा हो। उधर उस औरत ने अपने दांत से अपने होठों को जख्मी कर लिया, जिससे खून की एक धारा निकल पड़ी। फिर वो रोहित से इस प्रकार चुंबन करने लगी मानो अपने होठों से अपना सारा खून रोहित को पिला देना चाहती हो। कुछ घंटे चले इस खेल में रोहित और बबलू का शरीर ऐसा हो गया था मानो दोनों कई दिनों से मैराथन दौड़ रहे हों। आखिरकार दोनों निढाल होकर उस औरत के अगल बगल गिर गए। वो औरत उठी और दरवाजे को खोला। उन पर हमला करने वाले 2 जीव भीतर आए और उन दोनों को उठा के बाहर निकल गए। औरत वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गई। उसका गोरा शरीर सुर्ख हुआ पड़ा था।